हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्सेशन की मॉड्यूल से। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीएमए इंटर के इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड किया मॉड्यूल्स उसके, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका अब भी चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बोलता है फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू in respect the following properties H1, H2 and H3। अभी इसने देख के रखा है कि वैल्यू डिटरमाइन द म्युनिसिपल फॉर डिटरमाइन द म्युनिसिपल टैक्स 500 रुपीज म्युनिसिपल वैल्यू H1 के लिए, H2 के लिए 800,000 में है तो मींस 5 लाख, 8 लाख और 6 लाख। और इनके सिमिलर ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी आपका सिचुएटेड है उसके साथ उसके जो लोकल एरिया है उसमें 4 लाख का रेंट चल रहा है पर एनम, H2 के लिए 9 लाख का और 6 लाख। ये क्या है आपका? ये आपका ध्यान रखना, ये आपका फेयर रेंट है। ये क्या है आपका? फेयर रेंट। ये आपका फेयर रेंट है। फिर आगे बोल रहा है कि रेंट डिटरमाइन बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब ये रेंट कंट्रोल बॉल एक्ट क्या डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड रेंट। ये आपका है स्टैंडर्ड रेंट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इसने बोला कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपका कितना है? 3,50,000 H1 के लिए, H2 के लिए आपका 5,40,000 एंड H3 के लिए 6 लाख रुपीज। आपका अनरियलाइज रेंट 1920 प्रीवियस ईयर के लिए 10,000 है H1 के लिए, और H2 के लिए आपका अनरियलाइज रेंट कुछ रहा नहीं, मींस टेनेंट ने जितना रेंट बनता था उतना पूरा दे दिया। H3 के लिए आपका 1,50,000 का अनरियलाइज रेंट है। इसमें इन्होंने बोला कि जो पीरियड आपका वैकेंट पीरियड है, मींस रिमेन्स ऑफ वैकेंसी पीरियड, ये आपका 5 मंथ के लिए आपका H1 वैकेंट रहा, H2 आपका वैकेंट रहा 3 मंथ के लिए, और H3 के लिए आपका वैकेंट रहा 2 मंथ के लिए। तो चलो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो मैं बोलूंगा 8 नंबर इलस्ट्रेशन नंबर आपका हम लोग डाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर H1, H2 and H3 for assessment year 2022-21, और आपका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2019-20। ये आपका प्रीवियस ईयर है। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है? देखो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख लेते हैं H1, यहां पे लिख लेते हैं H2 और यहां पे हम लोग डाल देते हैं H3। हमें क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले हमें चाहिए रहता है एक्सपेक्टेड रेंट। इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे पास में होना चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा होना चाहिए हमारे पास में फेयर रेंट, और हमें कंपेयर करना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट के इन दोनों म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर है, हायर ऑफ A एंड B, इसको बना देना पड़ता है C पॉइंट। अब इन दोनों में से जो हायर होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इधर डाला कि D पॉइंट है कि आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट C है ना, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? पॉइंट D से। तो ये हमारा
जो आएगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब दोनों में से कम होगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर 5 लाख, 8 लाख और 6 लाख, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 लाख, 6 लाख, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट की जगह डाल दिया गया मैंने, ये मेरे को डालना था म्युनिसिपल वैल्यू में 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 6 लाख। आपका फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट देखो 4 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 9 लाख और 6 लाख। दोनों में से हायर कौन सा है? इसमें देखो 5 लाख हायर है, S2 में 9 लाख हायर है, और इन दोनों में से तो सेम है, तो 6 लाख रुपीज। अब ये बोल रहा है स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना है? 7 लाख, 720 और 7 लाख, 7 लाख, 720 और 7 लाख। तो आपका इन दोनों में सी और डी में से लोअर कौन सा बचेगा? 5 लाख, 720 और इसमें से 6 लाख। यह आपका हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब हमें देखना है क्या? रेंट रिसीव्ड। दूसरा पॉइंट कौन सा है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हमारा कैसे बनता है? रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो ये कैसे कैसे है देखो, 3,50,000, 540 और 6 लाख। 3,50,000, 5,40,000 और कितना है? 6 लाख, 6 लाख। इनमें से अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? अनरियलाइज्ड रेंट मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं लेस, और यहाँ पे इसको कर दूं रफ, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 10,000 नील 150, 10,000 नील और 150। तो आपका रेंट रिसीव्ड हो जाता है कितना? 3,50,000, यहाँ पे 5,40,000 और यहाँ पे आ जाता है 4,50,000। अब इनमें से हमें देखना पड़ता है हायर ऑफ ए एंड बी। हायर कौन सा आ रहा है? देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 5 लाख, और ये रेंट रिसीव्ड कितना है? 3,50,000, तो हायर 5 लाख। ये कितना है? 720 और ये 6 लाख। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग बोलेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड हायर, जो दोनों में से हायर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यदि रेंट रिसीव्ड है वो ड्यू टू वैकेंसी पीरियड है, से ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के कारण एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो रहा है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? रेंट रिसीव्ड। मींस हम लोग लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। लेकिन सपोज करो यदि रेंट रिसीव्ड कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, और वो कम किसके कारण आ रहा है? वैकेंसी पीरियड के कारण कम आ रहा है, तो हमें उस केस में किसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देना है हमें रेंट रिसीव्ड को। तो अब हम लोग देखेंगे कि सपोज यदि हम लोग बिफोर वैकेंसी पीरियड देखें, वैकेंसी पीरियड देखें तो रेंट कितना होना चाहिए? रेंट देखो इसका 3,50,000 था, इसका 3,50,000 था। इधर देखे क्या? चलो नीचे वर्किंग नोट में देख लेते हैं।
वर्किंग नोट H1 H2 H3 रेंट रिसीवेबल है 3,50,000, 540 और 6 लाख और 6 लाख। कितने महीने का रेंट है ये? 4 मंथ्स। देखो इसमें जो H1 है इसमें 5 मंथ का वेकेंट है, H2 में 3 मंथ का और H3 में 2 मंथ का। तो H1 तो है 7 मंथ का रेंट और ये है 9 मंथ का, H3 है 10 मंथ का। मंथली रेंट कितना इनका? मंथली रेंट इनका 50,000, 60,000 और ये 60,000। 12 मंथ के लिए कितना होता? ये होता 6 लाख रुपीज, ये होता 720 और ये होता 720। इसमें से हम लोगों ने क्या 12 मंथ के लिए क्यों निकाला कि यदि हम लोगों का ये तीनों रूम यदि वैकेंट नहीं होता, तीनों हाउस वैकेंट नहीं होता कोई भी मंथ में, तो हमें कितना रेंट मिलने वाला था? H1 से मिलने वाला था 6 लाख रुपीज, H2 से मिलता था 7,20,000 और H3 से मिलता था 720। अब हम लोग इसमें अनरिलाइज रेंट लेस कर देंगे। अनरिलाइज रेंट देखो कितना है हमारा अनरिलाइज रेंट, अनरिलाइज रेंट है हमारा 10,000, यहाँ पे नील और यहाँ पे हमारा है होता है 1,50,000। 590, 720 और ये हमारा 570। ठीक है, ये हमारा होता था यदि हम लोगों का वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो देखो 590 और 720 और इधर 570। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें यदि 720 आता तो H2 में तो क्या था कि वैसे भी 720 आ रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी 720। हाँ सॉरी, अब केस क्या हो गया हमारा कि हम लोगों ने देखा यदि वैकेंट नहीं होता H2 तो हमारों को रेंट कितना मिल रहा था? 7,20,000। और ये वैकेंट होने के कारण हमें जो हमारा हायर आया वो कौन सा आया? एक्सपेक्टेड रेंट हायर आया, या हम लोग बोल सकते हैं कि वैकेंट होने के कारण हमारा रेंट रिसीव्ड था वो कम आ रहा था, लेकिन यदि वैकेंट नहीं होता तो हमारा रेंट रिसीव्ड इसके बराबर या ऊपर आता। तो हम लोग इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे? रेंट रिसीव्ड को लेंगे, क्योंकि ये ड्यू टू वैकेंसी पीरियड है। देखना एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड दोनों में से हायर होता है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता है, लेकिन रेंट रिसीव्ड यदि ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के कारण कम आ रहा है, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के कारण लोअर आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तब हमें किसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाना है? रेंट रिसीव्ड को। तो H2 के अंदर वो ड्यू टू इसके कारण आ रहा था, तो हमें जो रेंट रिसीव्ड था हमारा 5,40,000 उसको हमें बनाना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग बनाएंगे उसको। ठीक है, अब इसमें देखो जो एक्सपेक्टेड रेंट था वो कितना था? 5 लाख। ठीक है, और जो रेंट रिसीव्ड था वो कितना था?
350। अब इसमें से हायर कौन सा आ रहा था? एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन यदि H1 वैकेंट नहीं होता तो कौन सा वैल्यू हायर आता? रेंट रिसीव्ड वाला। ये लोअर क्यों आया? ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। तो हमें यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको बनाना पड़ेगा? जो कि रियल में रेंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे हमारा रेंट रिसीव्ड वाला ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ध्यान रखना, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाते हैं, लेकिन ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के यदि रेंट रिसीव्ड हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है, ध्यान रखना, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के कारण हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से रेंट रिसीव्ड कम होता है, तो उस केस में हमें रेंट रिसीव्ड को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। तीसरे केस में क्या था कि हमारा 6 लाख तो था एक्सपेक्टेड रेंट और हमारा रेंट रिसीव्ड था 4,50,000। अब इस केस में क्या आया कि हमारा लोअर, जैसे हम लोगों ने देखा कि हायर कौन सा है, हमारा हायर हो गया 6 लाख रुपए जो कि एक्सपेक्टेड रेंट है। लेकिन हम लोगों ने चेक किया कि यदि ये वैकेंट नहीं होता तो हमें क्या, ये वैकेंट नहीं होता तो क्या होता? 5,70,000 मिलता रेंट, जो कि किससे कम है? जो कि 6 लाख से कम है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6 लाख को ही मानना पड़ेगा, ना कि रेंट रिसीव्ड को, क्योंकि रेंट रिसीव्ड वाले में हम लोगों ने वैकेंसी पीरियड का भी ऐड किया, फिर भी हमारे को क्या मिला? देखो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो रेंट रिसीवेबल होता था 5,70,000, लेकिन यदि हम लोगों ने अनरिलाइज्ड रेंट लेस करने के बाद में 5,70,000 हमें मिलता, यदि पूरे साल भर ये रेंट पे रहता H3 तब भी हमें कितना मिलता था? 5,70,000, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें एक्सपेक्टेड रेंट को ही लेना पड़ेगा, ना कि रेंट रिसीव्ड को। हाँ, यदि ये पूरे साल में किराए पे देने के बाद यदि ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता तो हमें कौन सा लेना पड़ता? जो एक्चुअल हमारा रेंट रिसीव्ड है। तो ये देखो तीनों के केस में ये आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? 340, 540 और 6 लाख। 340, 540 और 6 लाख। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से रिलेटेड था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि लेक्चर नंबर 9 से कवर होगा, उसमें देखेंगे हम नेट एनुअल वैल्यू को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मींस उसमें केवल दो है कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को हम लोग लेस कर देंगे तो अपना आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो थैंक यू वेरी मच। 8 आपका इलस्ट्रेशन ऐसा था जिसके अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है, जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऐसा भी कवर होता है जैसे अनरिलाइज्ड रेंट रहा तो कैसे होगा, वैकेंसी पीरियड रहा तो कैसे रहेगा, जैसे मकान खाली पड़ा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो थैंक यू वेरी मच इतना देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके कलीग्स, आपके सीनियर जिसको भी ये बेनिफिशियल हो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।